हो गया भाई खाना पीना है। बाहर जो है उनको बुला लो यार फटाफट। आ रहे हैं। हम्म। क्या? अभी? नहीं समझा मैं। बाहर है ना। आ जाएंगे तब तक। 2-4 मिनट में सब आ जाएंगे। कहाँ ही जाएंगे। हे प्रभु। लेकिन आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? है? कल? है? कल के लिए येलो अलर्ट है? तो यार आज ही हालत खराब हो रही है भाई। बढ़िया है। तुम्हारी क्लास है ना कल? हाँ मेरी नहीं है, मैं कल आऊंगा नहीं। कल तो टीटीएस है ना, ग्रुप 2 है तुम्हारा। और निखिल क्या खाया? भिंडी भरी हुई? ओके। भाइयों बहनों, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही लाइट लाइट भागी थी ना? है? लाइट यही भागी थी ना? स्पर्श महेश्वरी। ऑनलाइन? अच्छा। ओके। अभी बाहर रियल फील वैसे 47 के आसपास लग रहा है। ऊपर वाले फ्लोर की तो हालत ही खराब है। कल तुम्हारी क्लास ऊपर वाले फ्लोर पे लगवा रहे हैं। ऊपर कर रहे हैं ना एसी काम? हाँ बड़े वाले में। है? ठीक है ना? मैं वहीं से आया हूँ, अभी आधा घंटा लगा है मेरे को ठीक होने में। मेरे को आधा घंटा लगा ठीक होने में भाई। उधर एसी काम नहीं कर रहे हैं। यार एसी कहाँ तक काम करेंगे? कहाँ तक करेंगे? मैंने लास्ट ईयर लगवाया था घर पे नया। लास्ट ईयर घर पे नया लगवाया था। और ड्राइंग रूम में जवाब दे गया वो कह रहा है भाई साहब माफी चाहते हैं हम। है? दो का? वो जवाब दे गया। वॉइस नहीं आ रही है, क्या बात कर रहा है बंटी भाई? हाँ हाँ हाँ। अरे बाकी बच्चे बताओ रे। बंटी को आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करो। ठीक है। बंटी नाम बढ़िया है वैसे। पृथ्वी। नाम बढ़िया है ये। तू है वैसे सिंपल भाई। तेरे को बोल रहा हूँ मैं। हाँ। गर्मी चढ़ गई है भाई। हाँ। पूरा बोलो पूरा। गर्मी ज्यादा चढ़ गई है। ज्यादा चढ़ गई है नहीं बोलना है। इंट्रोडक्शन। आज तीसरा होगा ना इसका? अच्छा सुनो। इसका लास्ट लेक्चर जो हुआ था
वो हुआ था कि नहीं हुआ था? हैं? अब बात क्या हुई थी हमारे बीच में? नहीं, मैं लिटरली मैं भूल गया हूँ क्या बात हुई थी। मतलब कुछ ऐसा था, आप लोग रजिस्टर रजिस्टर बंद कर दो यार, आराम से बैठो, गर्मी हो रही है, चिल एकदम। हाँ, अभी अगले कम से कम 8 घंटे और आपको रेस्ट करना है। 8 घंटे मतलब जीएसटी के अगले 8 घंटे की क्लास जो है, उसमें आपको सुनना ध्यान से है बात को। लिखने का काम कम है, फोटो खींच लो या जैसे भी, लेकिन समझना पूरा है। रेस्ट का मतलब सोना नहीं है, पता है, सो जाओ, ठीक है। और थोड़े खुले खुले होके बैठो यार भाई, थोड़ा अलग अलग से होके बैठो यार, ऐसे हवा पास होने दो एक दूसरे से ना बीच में। उधर बैठ रहे हो कुलदीप, तो यहां पहुंच जा इसके पीछे। या सही बैठा है तो सही, सही है, वहीं बैठ, तो उसके पास ही बैठ, तेरी जोड़ी उसके साथ सही लगती है। क्या नाम है इसका? निखिल है? ठीक है भाई, आज हमारे एग्जाम्पल्स में ज्यादातर निखिल रहेगा, ठीक है। ये वाला मोटे वाला। चलो, पृथ्वी फोन रख दे बेटा, बोल दे बेबी बाय। हैं? आ, क्या बोल रहा है? बोल दिया क्या? हाँ, रख दे रख दे रख दे। चलो, तो एक बार थोड़ा पीछे घूम के आते हैं, क्या था कहानी। ऐसा कुछ था ना प्रोग्राम, है? क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। ट्रेड ऐसे ही होता था पहले। अब ट्रेड इस तरीके से होता था, तो मैंने शायद ऐसे बोला था आपको कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, ट्रेडिंग पे लगता था सेल्स टैक्स, सर्विस पे लगता था, इसका कलेक्शन कौन करता था? इसका कलेक्शन कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट। और एक्साइज की कलेक्शन कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कुछ प्रोग्राम था इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। द मोमेंट इन्होंने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ये लोग लेके आए, तो जीएसटी के आते ही सिचुएशन कैसी हो गई? चेंज हो गई। अब एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, इस तरीके से कुछ कहानी नहीं बनी, ठीक है। यार इसको बंद कर देगा क्या कोई, एक बार आके आना भाई, आना, मैं हेल्प कर दूंगा, आओ तो सही आप एक बार, खींचो उसको। हाँ हाँ हाँ, लो खींचो। अरे आएगा यार, कैसे नहीं आएगा? हाँ हाँ, ठीक है, सही है सही है। एक और बस, हाँ, एक और एक और एक और एक और, बस, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। ओह, ठीक है, अब सही है। तो ऐसा कुछ था भाई प्रोग्राम। आपको बताऊं ये स्थिति इंडिया में कैसी थी, ऐसे समझो। मान लेते हैं ये हमारे निखिल बाबू का घर है। क्या है? घर। तो निखिल, हम्म, अरे नहीं नहीं, सुनो तो, इन्होंने अपने घर में ड्राइवर रखा हुआ है जिसको पंजाबी आती है। क्या आती है? पंजाबी। पंजाबी ड्राइवर रखा हुआ है। इसने अपने यहां स्वीपर रखा हुआ है, बंगाल से लेके आया है, और इसको सिर्फ बंगाली आती है।
दिमाग लगाया इसने, बहुत दिमाग लगाया इसने। एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है ना इसने बंदा, ये हरियाणवी रखा हुआ है, ठीक है। कुक इसने रखा हुआ है ना, केरला से बुलाया हुआ है, केरला से, केरला से बुलाया हुआ है, ठीक है। और सुनो, इसको सिर्फ केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है रे? कन्नड़ है, मलयालम बोली जाती है। कोई बोल के बताएगा एक बार? हाँ, संगमेश? नहीं, मैं समझ लूंगा, चलो। अरे सुनो, सुनो, अब देखो, इसने जो वॉचमैन रखा हुआ है, वॉचमैन, वॉचमैन ये पकड़ के लाया तमिलनाडु से। ये बंदा है तमिल, ये तेलुगु बोलता है, तेलुगु, मलयालम, हरियाणवी, बंगाली, पंजाबी और खुद दिल्ली का। अब सुनो, सुनो, इस बंदे को कोई और लैंग्वेज नहीं आती, इसको सिर्फ पंजाबी आती है, इसको सिर्फ बंगाली आती है, इसको सिर्फ हरियाणवी, ये वाला सिर्फ मलयालम बोलता है, और ये तमिल। ध्यान से सुनना, एक घर के अंदर निखिल को अगर इन सबसे कम्युनिकेट करना हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हाउज द सिचुएशन लुक्स लाइक? सोचो, आम आदमी देख के घबरा जाएगा कि नहीं? अरे घबरा जाएगा कि नहीं, घबरा जाएगा देख के? बोलो। एक दिन रात को चोर आ गए, घर में घुस गए चोर, बॉडीगार्ड को क्या समझ आती थी? वॉचमैन चिल्ला रहा था किसमें? बॉडीगार्ड मजे से सो रहा था कि साहब की और वॉचमैन की कुछ बातचीत चल रही होगी। हाँ या ना? एक बात बताओ, क्या ये सिस्टम ऐसे चल पाएगा एक घर के अंदर इतनी सारी कहानियां? एक मिनट, अगर ये देश, इस कंट्री को हम अपना घर मान लें, और इन टैक्सेस को भाषाएं, ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इन्हें भाषाएं मान लें, और बिजनेस को मान लेते हैं घर के कामकाज, तो क्या ये ठीक से चल पाएंगे? सोचिए, डिफिकल्टी आएगी। हाँ या ना? एक देश में रह के भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू अलग अलग होगी, सिचुएशंस अलग अलग होंगी। आज से कितने साल पहले, अब तुम कैलकुलेट कर लेना, मैं ईयर बता देता हूं। 1994 में हमारे देश में पहली बार नाम लिया गया था किसका? जीएसटी का। 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पहली बार इसका नाम यूपीए की सरकार में लिया गया था। किसकी सरकार में? यूपीए की सरकार में। अब क्योंकि मनमोहन सिंह समझदार इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला तो था दैट वी आर थिंकिंग अबाउट कि भाई जीएसटी लाया जाए, बट अभी सही समय नहीं आया है। 1994 में उनको लगा सही समय नहीं आया। अब 94 के बाद मनमोहन सिंह जी उसके बाद बने प्रधानमंत्री, लेटर ऑन प्रधानमंत्री बने थे वो, 14 में तो वही तो थे, और पी चिदम्बरम बने थे फाइनेंस मिनिस्टर। बीच में कुछ और लोग भी आए गए, लेकिन चिदम्बरम ने डिसाइड कर लिया था 2012 में कि अब अगले फाइनेंस एक्ट में हम जीएसटी को रोल आउट कर देंगे। लेकिन फिर 2014 का इलेक्शन आया, भारत को नया प्रधानमंत्री मिला, हाँ है ना, नया प्रधानमंत्री मिला। तो नए प्रधानमंत्री ने जो नए नए टास्क थे उनको, उनकी एक लिस्ट बनाई,
और उस लिस्ट में एक टास्क जीएसटी को लाना भी था, ये एक टास्क था। अच्छा, मैं अगर आपको कोई काम दे दूं ना कि तुम्हें ये काम करना है और किसी भी कीमत पे करना है, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा उस चीज को लेके आना। 2016 में जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया, तो 2017 में ये कंट्री जीएसटी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, ये मैं मानता हूं ऐसा। ठीक है, पढ़ाते हुए मुझे तारीफ भी करनी पड़ेगी और कई जगह पे मुझे क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के बेतुके कानून इन्होंने बनाए हुए हैं। तो 2017 में रात को 12 बजे 1 जुलाई को, 1 जुलाई जैसे ही लगी, तो 1 जुलाई अगेन 1 जुलाई इज अ सीए डे ऑल्सो, है ना। तो 1 जुलाई 2017 को रात को, इसके बाद जैसे ही प्रोग्राम ऐसा हुआ तो इन्होंने पार्लियामेंट बुलाई और ऑल आउट कर दिया सिचुएशन को। अब ये यहां से लेके और यहां तक का जो सफर है, तुम्हें इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब समझना, देखना हम लोग बेसिक्स में क्या क्या सीखेंगे। आपके स्टडी मैट में कुछ भी नहीं लिखा, स्टडी मैट में तो जीएसटी आ गया उसके बारे में लिखा है, बट क्या जीएसटी की हमें जरूरत भी थी? जरूरत तो थी, ये मैं मानता हूं जरूरत थी, लेकिन जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स भी चल रहा है हमारी कंट्री में, आपको पता है। और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को भी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती जा रही है गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पे। तो आज स्थिति क्या है वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप सब लोग यार एक फैमिली में रहते हो, अपने पेरेंट्स को देखते हो, वो इनकम कमा के लाते हैं, कुछ पार्ट मिलने से पहले ही कट के मिलता है, तो बड़ी आफत है। उसके बाद जब आप टैक्सेस के आलम को देखते हो, स्थिति जो है टैक्सेस की आज की डेट में वो भयावह है और होती जा रही है और खतरनाक। तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये आता है। जीएसटी के पहले धंधा कैसे होता था? एक ऐसा सिस्टम था, मैन्युफैक्चरिंग करने पे हमें क्या लगाया जाता था? एक्साइज लगाई जाती थी। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी, और अदर देन एल्कोहल एक्साइज ड्यूटी किसको मिलती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती थी। तो हम एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि कंट्री को जीएसटी का रिक्वायरमेंट था भी या नहीं था, और अगर ऐसा प्रोग्राम था तो इस प्रोग्राम की क्या क्या लैकिंग्स थी, पुराने वाले प्रोग्राम की क्या क्या इश्यूज थे, उनको समझेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म से आपको यहां बना के दिखाता हूं स्क्रीन पे। आपको अगर लगे कि भाई मुझे ये चाहिए होगी, ये जो मैं वर्किंग करूंगा, तो आप इसकी फोटो खींच लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है और इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। आपके एग्जाम में आज की क्लास में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आज से 2 एग्जाम पहले इन्होंने पूछा था कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज की क्लास का रेलेवेंस नहीं है, इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीएसटी का जो बेस है हम वो बना रहे हैं अभी। ठीक है, आ जाओ। तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्रेड बिफोर जीएसटी। आप कुछ लिखना मत भाई, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, और जहां मुझे आपकी जरूरत पड़े आप हेल्प कर देना कि साहब ये इस तरीके का प्रोग्राम है। डन, आ जाओ। मैंने आपको कहा मैं इसको 2 स्टेज में डिवाइड करूंगा और आगे 2 स्टेज में 2-2 स्टेज बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं मान के चल रहा हूं, फर्स्ट स्टेज किसी भी गुड्स और सर्विस का, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, तो वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी गुड्स पहले बनता है, तो मैं मान के चलता हूं कि पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी स्टेज है ट्रेडिंग, और यहां से फाइनली ये आउटपुट निकल के पहुंचेगा किसके पास? कंज्यूमर के पास, हमारे एग्जाम्पल में।
जब भी पहले जीएसटी के पहले कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होता था तो क्या होता था, वैल्यू ऑफ गुड्स, और हम ये मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने किसी से रॉ मटेरियल लिया नहीं है, खुद प्रोक्योर किया है। भाई ये किसी से लेगा तो फिर ये टैक्स दे के आएगा ना पीछे। तो अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसने किसी से लिया नहीं है, ये फर्स्ट प्रोक्योरर है, इसने प्रोक्योरमेंट करी है। फॉर एग्जाम्पल इसने प्रोक्योरमेंट करी और 1000 रुपए का इसने वैल्यू निकाला, गुड्स का वैल्यू कितना निकाला, 1000 रुपीज का गुड्स का वैल्यू निकाला। अब प्रभु 1000 रुपीज का गुड्स का वैल्यू निकला, बेचने जाएगा तो पहले क्या लगेगी इसके ऊपर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है तो इसे क्या देनी पड़ेगी, इसे देनी पड़ेगी एक्साइज ड्यूटी। और मैं मान लेता हूं एक्साइज ड्यूटी का रेट है 10%, 100 रुपए की एक्साइज हो गई। ये बात मैंने तुम्हें बताई हुई है पहले से कि मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी का पाप लगेगा, ठीक है। बताओ टोटल कितना हुआ, 1100। अब ये इसको बेचने जाएगा, बेचने जाएगा तो बेचने पे इसको क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। मैं मान लेता हूं कि ये सेम स्टेट में बेच रहा है, ये बंदा हरियाणा का है और हरियाणा में ही बेच रहा है। तो जब भी हम सेल करते थे विद इन द सेम स्टेट तो हमें लगाया जाता था वैल्यू एडेड टैक्स एट द रेट 10%, ठीक है। अच्छा, अगर हरियाणा से पंजाब में बेचता तो इस पे लगता सीएसटी, क्या लगता, बेचने पे सेल्स टैक्स लगता है ना। तो सेल्स टैक्स की दो फॉर्म थी, एक था वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। जो कुछ भी बात कर रहा हूं ना मैं पास्ट की बातें कर रहा हूं अभी आपसे, इसमें से प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बातें नहीं करूंगा तो आपको प्रेजेंट समझ में नहीं आएगा। अरे बोलो ना, थोड़ा आदमी का ना जानना है ना उसके बारे में, तो थोड़ा पास्ट जान लेना जरूरी होता है। तो ये तो एक लॉ है, तो इस लॉ का पास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो पकड़ना पड़ेगा हमें उसको। तो सीएसटी भी एक्चुअल में ये दोनों ही क्या थे, ये दोनों ही सेल्स टैक्स थे, हाँ या ना। एक लगता था इंटरस्टेट सेल पे और एक लगता था इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा मतलब सेल विद इन द सेम स्टेट और इंटर मतलब सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो एज यू सी हरियाणा से हरियाणा वैट लगेगा, हरियाणा से पंजाब सीएसटी लगेगी। मजे की बात, जो बेच रहा है वो कलेक्ट करेगा। हु विल कलेक्ट, बात नहीं भाई, कौन कलेक्ट करेगा, जो सेल कर रहा है वो कलेक्ट करेगा। सर ठीक है, बताओ वैट कितने पे लगेगा, 1100 पे। 1100 पे वैट लगेगा तो 110 रुपए हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही मेरे को, 110 रुपए हो जाएगा। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, 110 रुपए जो आपने लगाया, इसका टोटल सेल प्राइस कितना हो गया, 1210 रुपए। डन है, कोई कंफ्यूजन, सुनो ध्यान से। जब ये 1210 में इसको बेचेगा, इसको बेचेगा, तो ये ट्रेडर अपने यहां पे वैल्यू ऑफ परचेज कितना रिकॉर्ड करेगा, वैल्यू ऑफ परचेज ये अपने यहां पे कितना रिकॉर्ड करेगा। आवाज ही नहीं आ रही, कोई 1210 वाले कौन कौन है हैंड रेज करो, और 1100 वाले कौन कौन है वो भी हैंड रेज करो प्लीज। 1100 वाले कौन है पहले वो हैंड रेज करो। कोई 1100 वाला तो नहीं है ना क्लास में, बहुत बढ़िया। क्योंकि 1100 पे मैं अभी बात कर नहीं रहा हूं, मैं 1210 पे बात कर रहा हूं। मुझे एक सिस्टम पढ़ाना है, उसके बाद 1100 करेंगे इसको चेंज। इसीलिए मैंने कहा आपको लिखवा नहीं रहा हूं मैं कुछ भी, समझना है बहुत ध्यान से। हम एक सिंपल सिस्टम समझ रहे हैं अभी। अभी आप ऐसे समझ लो, वैट और सीएसटी भी मैंने आपको बता दिया, बट अभी के लिए आप दिमाग में एक ही बात रखो, सेल्स टैक्स, यही बात दिमाग में रखो। अब ये आदमी यहां पे वैल्यू ऑफ परचेज रिकॉर्ड करेगा 1210 का, इसमें वैल्यू एडिशन करेगा 490 का। हाइपोथेटिकल ले रहा हूं सारे फिगर्स,
बताओ कितना हो जाएगा, कितना। और इसको फिर आगे फर्दर सेल करेगा तो फिर इस पे क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। यार एक मिनट के लिए अगर आप मुझे थोड़ा इजाजत दे तो मैं यहां भी सेल्स टैक्स लिख दूं क्या, जरूरी है? क्योंकि मैंने वैट लिखा है तो क्या ना, वो दिल नहीं मान रहा वैट लिखने से ना। सेल्स टैक्स लिखूंगा तो फिर अब अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये मैंने सेल्स टैक्स लिख दिया, ये मैंने यहां सेल्स टैक्स लिख दिया। 10% का रेट है सेल्स टैक्स का, 170 रुपए। बताओ, 1800। शाबाश, फाइनल कंज्यूमर के पास माल आ गया। और जब फाइनल कंज्यूमर इसे खरीद के लाया तो कितना पे करके आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है और वैल्यू ऑफ टैक्स कितना है, बस ये बता दो। इस ट्रांजैक्शन के अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स बता दो और वैल्यू ऑफ टैक्स बता दो। शौर्य फोन रख दे भाई, मेरा ना खराब हो रहा है, मैं लेके चला जाऊंगा। हाँ, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना, गुड्स का वैल्यू कितना है, हद हो गई है। टैक्सेस का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा 100, 110, 170, कितना हो गया, क्या 380। वैल्यू ऑफ टैक्स है 380 और वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, कितना 1490। ये गुड्स का वैल्यू है, हाँ या ना। 1490 की वैल्यू पे 380 का टैक्स, 380 का टैक्स। अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्सेस बोर्न बाय द, मारा कौन जा रहा है, मजे किसके हैं, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के मजे हैं। कैसे, देखो, एक्साइज ड्यूटी 100 रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गई और सेल्स टैक्स 110 का ये रहा, 170 का ये रहा, 280 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। अब क्या हुआ, जेलसी, कहां पे, यहां पे। बोले यार गड़बड़ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को याद आया कि इसका, निखिल का शोषण हो रहा है, शोषण है निखिल, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है निखिल का, खून चूसा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको भड़काया, बोले यार क्या चल रहा है ये, कुछ करते क्यों नहीं, क्या करें, आवाज उठाओ, हमें बताओ आके, फिर हम कुछ रैशनलाइजेशन करेंगे। तो जो ओल्डेस्ट तरीका था वो ऐसा था जिसमें हर एक स्टेज पे सेल्स टैक्स लगता था, हर स्टेज पे। जितनी बार गुड्स बिकेगा सरकार को उतनी बार सेल्स टैक्स मिलता रहेगा। और सिर्फ ऐसे नहीं, देखो ध्यान दो यहां पे, अगर आप यहां ध्यान दोगे ना तो you'll गेट टू नो कि 110 रुपए जो टैक्स की अमाउंट है वो 1100 पे लगी है और 1100 में 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट है। तो ये टैक्स पे टैक्स हुआ है, डन। 1210 में सेल्स टैक्स भी इंक्लूडेड है, एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूडेड है। वैल्यू एडिशन हुआ, 1700 रुपए हो गया, 1700 पे फिर टैक्स लगा। देखो क्या हुआ, सेल्स टैक्स पे दोबारा टैक्स लगा और एक्साइज ड्यूटी दोबारा टैक्स हुई। ठीक है, इसके साथ लगभग हमने
30 साल बिता दिए इस स्ट्रक्चर में। देखो, इंडियंस आर वेरी इम्यून, कोई बात नहीं यार, जा रहा है जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सरकार ऐसा बोलती है ना, वाई पीपल लाइक टैक्स की चोरी क्यों करते हैं, क्या करेंगे और बताओ आप, तुम कर क्या रहे थे देखना। एक तो होता है टैक्स पे टैक्स, कैस्केडिंग। क्या हो रहा है यहां पे, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, फिर कंबाइंड अमाउंट पे एक और टैक्स, जान ले लो भाई। फिर सरकार को समझ आई अपनी गलती, उन्होंने कहा यार हाँ गलत हो रहा है यार, ये गलत हो रहा है। गलती समझ आ गई। अब गलती समझ आ गई, मेरे ख्याल से आपको भी आगे होगी, आगे होगी आपको भी। गलती समझ आने के बाद सरकार ने इंट्रोड्यूस किया वैट सिस्टम। क्या इंट्रोड्यूस किया, वैट सिस्टम। एक मिनट में वैट सिस्टम लिखता हूं। अब ईयर वियर याद नहीं रखना। आफ्टर दैट अगला स्टेप क्या हुआ, अगला स्टेप हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। वैट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। क्या था वैट सिस्टम? वैट सिस्टम बहुत सिंपल था, हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को टैक्स करेंगे। सर इजी लैंग्वेज में बताओ, टैक्सेस विच यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन अर्लियर स्टेज शैल बी अलाउड एज सेट ऑफ ऑन द नेक्स्ट स्टेज। मतलब ये जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है, अब मैं इसी ट्रांजैक्शन को वैट सिस्टम के साथ करके बताऊंगा आपको। भाई ये तो सेल्स टैक्स के साथ करी ना मैंने, अब इसी ट्रांजैक्शन को मैं वैट सिस्टम में करके बताता हूं। स्टेज 1 बता भाई देवराज, स्टेज 1 में कौन था? और स्टेज 2 में कौन था? ट्रेडर। हमारे एक रिश्तेदार हैं, गर्मियों की छुट्टी मनाने मसूरी गए हैं। थोड़ी देर पहले फोन आया था, भाई साहब, मैंने कहा होटल ही नहीं मिल रहा है यहाँ तो। मैंने कहा मौज करो, नहीं मिल रहा तो है, बिना बताए छुट्टी मनाने जाओगे, यही होगा और क्या है। कह रहे 3 घंटे से सड़क पे खड़े हैं, सारे होटल क्या है बोल रहे हैं। तो अगर तुम्हारे में से कोई जाने का सोच रहा है तो इग्नोर मार दो। क्या? बहुत दूर? नहीं नहीं, वो मलिक सर ने गलत बताया आप लोगों को, वहां नहीं गए थे। बहुत दूर एक जगह है, हाँ। वो हमटा पास है जहां की आप बात कर रहे हो। हिमाचल, हिमाचल। ये तो उत्तराखंड है। दिस इज उत्तराखंड, दिस इज ऑल्सो अ लेपर्ड सेंचुरी। यार हर आदमी का अपना एक शौक होता है ना। मेरे को मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में आया हूं और मैं एक चीज का बड़ा, मतलब, एक तो होता है फैन, फैन से ऊपर होता है क्या कुछ? वो जो भी होता होगा ना इसके ऊपर, मेरे को, हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, ये दो चीजें, मतलब मेरे को जब भी थोड़ा टाइम मिलता है ना, ऐसे कि 2 दिन है, 2 दिन है, तो मैं निकल जाता हूं देखने।
ऐसे यार, सबका होता है ना, अपना अपना होता है सबका यार, तो मेरे को थोड़ा ये वाला है। क्या? बात तो सही बोल रहे हो आप, लेकिन अगर कभी जीवन में मौका मिला और आप हमारे साथ चले ऐसे, देन यू विल गेट टू नो कि जू वाले में और इसमें कितना फर्क है। ओए, जू वाला जो है डरा होता है, डरा होता है, ऐसे 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 डरा होता है, वो जो होता है ना वहां पे, ओ भाई साहब ऐसे होता है ऐसे। समझ गया? ओ, मौका लगते उड़ा देगा गर्दन। चलो, आ जाओ इधर। ओए, कहाँ चला? आओ आओ आओ, लेके आओ। हाँ जी, इधर आओ। वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था बेटा? 1000 था, 1100 था? 1000 था। अब आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी मेरे को ना, हेल्प चाहिए होगी थोड़ी आपकी ना। इस पे क्या लगाया था? एक्साइज ड्यूटी। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक्साइज ड्यूटी वॉज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी कलेक्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसकी कलेक्शन करती है ना, तो कितने, क्या रेट था इसका? ओरिजिनल वैल्यू पे लगा था 100 रुपए, और ये बन गया था क्या, क्या बोलूं इसको, सेल प्राइस 1100 बोल दूं। जब सेल प्राइस आएगा तो अब इस पे लगेगी वैट। वैट क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो हाउ मच वैल्यू यू हैव एडेड, ये दिया होता है इधर, यहां पे इस पे 1100 रुपए इज द टोटल वैल्यू एडेड। पता नहीं क्या कर रहा है ऐसे। गलत है ये तो, बहुत गलत है भाई। तो ये तो टॉर्चर कर रहे हो आप अपनी बॉडी को यार। एट द रेट, ओ, क्लास के बाद यहां मिलके जाइयो मेरे से। डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं इसके जो तू लेके बैठा है ऐसे। डेंजरस है ये, अरे ड्रग्स कुछ भी नहीं है इसके आगे। ये जैसे खा रहा है इसको, बच्चियां बैठी हैं यहाँ पे, तो कुछ भी बता दो है। बाद में बताऊंगा। इधर आओ, देखो। अरे, वैट कितना लगाऊं, कितने पे लगाऊं? तो टोटल वैल्यू एडेड कितना है, कितना है टोटल वैल्यू एडेड? 1100, तो 1100 पे 110, तो टोटल करूंगा तो 1210। सुनो, मैंने अभी बोला था वैट इज द टैक्स पेड बाय, सुनो, मैन्युफैक्चरर का नाम था मिनी और ट्रेडर का नाम था टिनी, ठीक है? ऐसे। तो इस बंदे ने इससे खरीदा है ना, सुनो भाइयों, मैन्युफैक्चरर ने इसको बेचा है ना, तो ये आदमी पेमेंट यहां कर रहा होगा, तो इसने 1210 की पेमेंट करी होगी, लेकिन जो टैक्स इसने पे किया है ना, इसका इसको क्रेडिट मिल जाएगा। कारण समझो, वैट किसके पास गया है? स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा के पास गया। हरियाणा, तू हरियाणा, तो हरियाणा के पास ऑलरेडी 110 रुपए चला गया। अब इसने जब यहां पे वैल्यू ऑफ परचेज रिकॉर्ड करा होगा ना, तो बेटा टैक्स की अमाउंट इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू में। इसकी परचेज रिकॉर्ड होगी कितनी? कम ऑन, इसकी परचेज रिकॉर्ड होगी 1100। अब ये इसमें करेगा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मान लो इसने वापस से कितने का किया, 490 का। मैं फिगर चेंज नहीं कर रहा हूं। 490 का इसने क्या करा, वैल्यू एडिशन करा। और वैल्यू एडिशन करने के बाद इसका क्या निकल के आ गया, सेल प्राइस निकल के आ गया। आप बता दो कितना आया? 1590 रुपीज आ गया। प्लस होगा वैट, वापस से वैट प्लस होगा एट द रेट 10%। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच इट इज? 159। टोटल कितना हो गया? टोटल कैलकुलेटर नहीं है क्या? आलस आ रखा है, निकाल लो बेटा, कितना हो गया?
1749 यही होगा। 1749 इज द टोटल। अब एक बार फाइनल अमाउंट कंपेयर करो वैट सिस्टम आने के बाद। यहां पे कितनी आई? 1750 अप्रोक्सीमेट। और यहां कितनी आ रही थी? फर्क दिखा? फर्क साफ था। फर्क साफ था। सर सरकार की क्या कमाई हुई होगी? अब देखो गवर्नमेंट की अर्निंग बताता हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान देना। गवर्नमेंट अर्निंग, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल, अमाउंट बताओ भूमिका कितना? टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल, टिनी के अमाउंट बताओ कितना आया? सेल पे कितना कलेक्ट किया इसने बेटा? 159 माइनस ऑलरेडी सरकार को कितना जा चुका है? टैक्स पेड बाय टिनी ऑन परचेजेस, कितना पर टैक्स पे हो चुका है? 110 ऑलरेडी जा। सरकार को कितना अमाउंट बताओ? 49 रुपीज। और ये 49 रुपीज जो है ये 490 का 10% है क्या? देखना ऐसा ही है क्या? देखना तुमने वैल्यू एडिशन कितना किया था? मैंने आपको क्या कहा था? इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड को ही टैक्स करेंगे, जिससे अल्टीमेट कंज्यूमर पे बर्डन क्या होगा? थोड़ा कम होगा। और ये जो मेथड था ये पब्लिक को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस काफी हद तक रैशनलाइज हो गई। मेरा सवाल, वैट सिस्टम के आने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? बोलो, सॉल्व हुई क्या? लेकिन क्या पूरी तरह से सॉल्व हुई? पूरी तरह से सॉल्व हुई? बचा हुआ है कुछ अभी भी रायता? क्या बचा हुआ है? देखो, ये देखो, हाईलाइट करता हूं मैं क्या बचा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आज भी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लग रहा है, हाँ या ना? लग रहा है। और वापस से 1100 रुपए पे फिर से वैट लग रहा है। जवाब दो, हाँ या ना? और मान लो इस ट्रेडर के बाद, मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर था, ये होलसेलर था, फाइनल कंज्यूमर अभी नहीं आया, इसने आगे रिटेलर को दिया, तो जितनी बार ये वैल्यू आगे जाती जाएगी उतनी बार इसको टैक्स करना पड़ेगा हमें, बार बार। तो फसाद की जड़ आज भी ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? अभी जीएसटी नहीं आया है, आई एम सेइंग जीएसटी अभी आया नहीं है, आएगा। ये फसाद की जड़ आज भी है। तो सर इसको सॉल्व करने का कोई तरीका बताओ। सर इसके अंदर भी वैट सिस्टम डाल दो, या आपने किसी ने भी ये नहीं पूछा कि इस 100 रुपए का क्रेडिट क्यों नहीं दिया आपने? जब आपने 110 का दे दिया तो 100 का भी दे देते। तो इसका क्रेडिट अपन क्यों नहीं दे सकते थे? सोचो, हम क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहे थे तो हम गवर्नमेंट अर्निंग में स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग निकाल रहे थे कि नहीं? आप सोच के देखो कि स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग से सेंटर को दिए गए पैसे को हम लेस कर दें तो फिर स्टेट का तो वजूद खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्टेट कहेंगे फिर हमारा क्या रेलिवेंस, हमारे होने का क्या फायदा? तो देयर इज अ इशू। और वैट ने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी आपकी, वैट ने एक लिमिटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई बात समझ में? तो देखो, स्टेट लेवल के वैट का प्रॉब्लम तो एक हद तक सॉल्व हो गया। अब बचा क्या? सेंटर लेवल का टैक्स। अब सेंटर लेवल के टैक्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई क्या? लाई
सेनवेट। सेनवेट का फुल फॉर्म था सेंट्रल वैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। सर हाउ सेनवेट विल वर्क? ट्रांजैक्शन से समझते हैं। एक्साइज ड्यूटी 100 रुपए। मान लो ये ट्रेडर नहीं था, ये भी मैन्युफैक्चरर था। कौन था? ये भी मैन्युफैक्चरर था। सर दोबारा बताओ, ये बंदा एसी का कंप्रेसर बनाता था और ये एसी बनाता था, तो बनाते तो दोनों मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं ना दोनों। इसका कंप्रेसर इसका इनपुट है, इसने जो एक्साइज यहां दी है, आगे जब ये एसी बना के बेचेगा तो एक्साइज कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, एग्जाम्पल से समझो। कलेक्ट करेगा एक्साइज। सेनवेट क्या कहता था? सेनवेट कहता था जो सेंटर का टैक्स आप यहां कलेक्ट करोगे और जो तुमने पिछली स्टेज पे पे करा है, जस्ट लाइक वैट, आप हमें नेट वैल्यू क्या कर देना? पे कर देना। लेकिन सरकार के वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स में से एक फेलियर था सेनवेट। पूछो क्यों? सेनवेट का लॉ ऐसा था, देखो हमने तो पढ़ा है सेनवेट का लॉ, और आप लोग सच में शुक्र मनाओ कि ये हट गए। अदरवाइज सीए इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चों को एक्साइज भी पढ़ाया जाता था। एक जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 2013 से 2016 ये वो टाइम था। एक्साइज भी पढ़ते थे बच्चे, कस्टम ड्यूटी भी पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, वैट भी पढ़ते थे, सीएसटी भी पढ़ते थे और सेनवेट भी पढ़ते थे। यहां तक बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन, बहुत बढ़िया चलता था, एकदम बढ़िया स्मूथली चलता था सब। जब यहां आते थे ना तो बच्चे हथियार गिरा देते थे। नॉट इवन इंटरमीडिएट, फाइनल्स वाले भी। ऐसा लॉ था। आई बात समझ में? अब हट गया, सब हटके क्या चल रहा है? आज तो जीएसटी है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना कि जीएसटी के पहले सेंटर लेवल पे भी एक वैट सिस्टम था। आया ना? तो आपको क्या समझ में आया? सर हमें यह समझ में आया, पुराने टैक्स रिजीम के अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हमने दो स्टेप्स लिए थे। एक स्टेट लेवल पे और दूसरा सेंटर लेवल पे। सेंटर लेवल के क्रेडिट सिस्टम का नाम था सेनवैट, स्टेट लेवल के सिस्टम का नाम था वैट। आसान था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगेन मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई थी? नहीं सर। अगर मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर के पास माल जाता था तो वहां वो प्रॉब्लम उलझी रहती थी। फिर भी ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ वैट का क्रेडिट ले पाता था। हाँ या ना? वैष्णवी सोना नहीं है बेटा, बहुत अर्जेंट डिस्कशन है ये। हाँ पक्का, बट ठीक है, मैं मतलब ऐसे डिस्क्लेमर दिया है मैंने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सो रहे हो आप, मैंने बोला सोना नहीं है, डिस्क्लेमर दिया है। हाँ सुनो भाई, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि अगर ट्रांजैक्शन हरियाणा से पंजाब के बीच में हो रही थी तो यहां एक विचित्र रायता था। सेलर कहां का और बायर कहां का? तो पंजाब का बंदा माल ला रहा था कहां से? हरियाणा से, यहां से लेके आता था। कैसे? अब ये ट्रांजैक्शन अगर हमें करनी है तो साहब बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, एंड जैसे ही बॉर्डर बीच में आता था, दो स्टेट का बॉर्डर बीच में आता था, तो बॉर्डर क्रॉसिंग पे लगती थी सीएसटी। क्या लगती थी? सीएसटी लगती थी। ये बंदा यहां सीएसटी दिया करता था। मान लीजिए 100 रुपए का माल हरियाणा से वैल्यू ऑफ गुड्स 100 रुपए के पंजाब जा रहे हैं, तो 100 रुपए प्लस टैक्स। टैक्स के नाम पे क्या दिया जाता था? देखिए, इंटर स्टेट पे आप वैट नहीं ले सकते थे, सेल टैक्स की अनदर फॉर्म होती थी सीएसटी, और सीएसटी लगा करती थी कितनी? तो 100 का 10% इसमें 10 रुपए की क्या हो गई?
और 100 रुपए का क्या हो गया, बोलो। अब यहां जब ये माल जाएगा तो यहां वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी लिखी जाएगी, मेरा सवाल। सोच के समझ के तब जवाब देना, आराम से। आप सोच लो 2 मिनट लगा के ना। आप कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ, 110। यहां कितना रिकॉर्ड करेंगे हम, 110 या 100? कितने बच्चे कह रहे हैं 110 रिकॉर्ड कर लो? पार्थ भाई कुछ बोलोगे? हैं? कितना रिकॉर्ड करें भाई? 110? क्यों 110? क्यों 100 क्यों नहीं? तो क्या सीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी वैट से? आप ये बात पहले से सोच के बैठे हो, या कोई लॉजिकल ग्राउंड्स हैं आपके पास 110 बोलने के? क्या लगता है? तो एक बार करके देखते हैं। मान लो ऐसा कि हम यहां 100 रुपए रिकॉर्ड कर लेते हैं और 10 रुपए को हम ऑलरेडी पेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? किसको? गवर्नमेंट को। ये आदमी इसमें वैल्यू एडिशन करता है 100 रुपए का, माल हो जाता है कितने का, और फिर पंजाब में ही बेच देता है। कहां बेच देता है? ये इसको पंजाब में ही बेच देता है, और वैट लगता है इस पे कितना, 20 रुपए का। 220 का ये पंजाब में बेच देता है। सरकार को पेमेंट करने की बारी आती है, 20 में से 10 काट लेता है और 10 जाके जमा कराता है, या 10 रुपए जमा कराने पहुंचता है किसके पास? पंजाब सरकार के पास। पहला सवाल, क्या पंजाब सरकार इससे 10 रुपए ले लेगी, या इसको बोलेगी घूम? सोचो। नहीं लेगी 10 रुपए। क्यों? क्योंकि तूने 10 रुपए किसके काट लिए? पंजाब के। किस बात के? क्योंकि तू हरियाणा सरकार को 10 रुपए दे आया। यार तू टैक्स दे आया कहां, और क्रेडिट मांग रहा है कहां पे? मजाक चल रहा है यहां। तो चुपचाप 20 रुपए दे भाई, हमें मत पहना टोपी। हाँ या ना? अरे बोलो यार, तू चुपचाप 20 रुपए दे यार, मेरे को मतलब नहीं है। पंजाब वाला बोला फिर इस 10 रुपए का क्या करूं? बोला इसकी बत्ती बना, कान पे लगा। अरे नहीं समझे? तो वो टैक्सेस जिनका क्रेडिट नहीं मिलेगा वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो। तो मैटर क्या है यहां पे? मैटर यहां पे 110 का होगा, 100 रुपए की वैल्यू एडिशन होगी, मैटर बनेगा 210। 210 का 20% 21 रुपए बनेगा। हाँ या ना? और ये आ जाएगा यहां पे कितना 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 231 रुपए कस्टमर से ले, और चुपचाप 21 रुपए पंजाब सरकार कह रही है हमें दे। हाँ या ना? सर आफत तो फिर भी वहीं खड़ी है, आफत तो फिर भी वहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, ये जो आफत है, ये आफत बिना पैर सर की है। इसका कोई लॉजिक नहीं था, ये गलत हो रहा था, अभी भी गलत हो रहा था। देखो आप क्या गलत हो रहा है, देखो समझो एक बार। पहले समझो गलती क्या हो रही है यार, फिर उसको ठीक करोगे ना। अरे बोलो, पहले गलती समझोगे ना क्या है। माल कहां से गया था, कहां गया था? पंजाब में वो माल खाया गया था। तो पंजाब कौन सा स्टेट है?
डेस्टिनेशन स्टेट, पंजाब डेस्टिनेशन स्टेट है। एकलव्य भाग गया क्या? अच्छा, कब भागा? क्या हो गया था? चलो, तो बता के तो जा सकता था वो। हाँ जी, हरियाणा कौन सा स्टेट है भाई जहां गुड्स क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है? ये ओरिजिन स्टेट है और ये डेस्टिनेशन स्टेट है? सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप क्या पढ़ रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्सेस, बोलो। और आप टैक्स दिलवाने की बात किसको कर रहे हो? मेरे अपने स्टेट को। जिस स्टेट में मैं रहता हूं, मैं मेरे उसी स्टेट को टैक्स दिलवाने की कोशिश करता हूं, और यही होना चाहिए भाई। मैं जहां रह रहा हूं, जहां पे खा रहा हूं, तो मैं जहां की खा रहा हूं उसी की तो सपोर्ट करूंगा। हाँ या ना? बोलो ना भाई। जहां पे मैं रहता हूं, जिस जगह पे मैं रहता हूं, और जिस जगह पे रह के मैं खाता पीता हूं, कमाता हूं, कमाया और खर्चा, खर्चने पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, आप सबको पता है। कमाने पे लगता है डायरेक्ट। मेरा सवाल, इस बात को जरा एक बार दिमाग में घुमाओ और सोचो कि किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट, ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? उस स्टेट में जो लोग अर्न कर रहे हैं इस पे, या उस स्टेट में जो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं इस पे? स्टेट की डेवलपमेंट, कंजम्पशन या इनकम? कुलदीप, तेरे मन से इनकम निकल रहा है, मतलब तू बोल तो कंजम्पशन रहा है, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा है बात को। मैं पूछ क्या रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं किसी भी स्टेट की तरक्की, 28 राज्य हैं, उनमें कुछ स्टेट अमीर हैं और कुछ स्टेट गरीब हैं। आज अगर मैं महाराष्ट्र और बिहार को कंपेयर करूं, तो यूल से महाराष्ट्र इज अ रिच स्टेट इन कंपैरिजन टू बिहार। तो ये रिच एंड पुअर ये कैसे हुआ? कोई भी स्टेट का तरक्की किस बात पे डिपेंड करता है? वहां पे जो लोग कमाते हैं इस पे, या खर्चते हैं इस पे? कैसे? कमाने पे जो टैक्स मिलता है वो किसको मिलता है? सेंटर को। तो स्टेट को तो कुछ मिला नहीं, तो स्टेट की तरक्की तो हुई नहीं कद्दू भी। हाँ या ना? खर्चने वाले कितने हैं इस पे डिपेंड करता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इस पे स्टेट की क्या डिपेंड करती है? ग्रोथ। अब पैसा खर्च तो रहा है कौन? पंजाब का आदमी। देखो, पंजाब के ट्रेडर ने पंजाब के कस्टमर को माल चिपकाया और इसने माल खाया, कंजम्पशन हुई पंजाब में, लेकिन उस कंजम्पशन का मजा लूटा किसने? हरियाणा ने। बोलो भाइयों, क्या ये सही है? सही है? सही लग रहा है आपको? गलत है यार। टैक्स इस कंजम्पशन पे कहां पहुंचा? हरियाणा में पहुंचा। किस नाम से पहुंचा? देखो, किसी दूसरे का पैसा हरियाणा ने खाया, और इस पैसे से हरियाणा की ग्रोथ हुई। जीएसटी आने के पहले जो प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन स्टेट्स थे, उनकी बड़ी मौज थी। एंड हरियाणा इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, गुजरात इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट। लेकिन 26 करोड़ की आबादी रखने वाला उत्तर प्रदेश गरीब था, डेवलपमेंट नहीं थी। आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, और आज हम क्रेडिट दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को। गलत, ऐसा नहीं है। सिस्टम रैशनलाइज हुआ है। सिस्टम रैशनलाइज होने से ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आप वहां पर, आपको वहां पे ग्रोथ दिखेगी अच्छी खासी। क्यों? क्योंकि पहले जो हो रहा था उसको बदला गया है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, लीडरशिप अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स ग्रोथ सही डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये ग्रोथ पहले तो गलत ही डायरेक्शन में जा रहा था कि नहीं भाई। 26 करोड़ की आबादी है यूपी की, एक बड़ा कंजम्पशन स्टेट है, लेकिन फिर भी गरीब था। क्यों? क्योंकि जरूरत की चीजें कहां से मंगाता था? देखो, जैसे अपनी यूपी में ना अलग अलग डिविजन्स हैं, मैं बताता हूं आपको। हमारा यूपी इतना बड़ा है, उसमें डिवीजन अलग अलग हैं। ऐसे डिवीजन है उसमें, ईस्टर्न रीजन है एक तो, है ना, ईस्टर्न यूपी, एक वेस्टर्न यूपी है ना, ये वेस्टर्न यूपी हमारे वाली बेल्ट है, ये वाली ना ईस्टर्न यूपी, ये सुजीत सर वाली बेल्ट आ गई इधर। अच्छा, एक ये हो गया इधर, ये यहाँ वाला, तो ये बोलेंगे हम वो साउदर्न वाला, ये मथुरा वाला इधर जो बेल्ट है ये पूरा। और एक ये हो गया इधर, ये हरियाणा से टच वाला जो है ना, ये इधर वाला। ऐसे था ये। अब क्या है, देखो इधर इधर यहां वाले लोग ना ज्यादा पान वान खाते हैं, तंबाकू, है ना, और इधर वालों का फेवरेट है बीड़ी। सुनो यार, ठीक है। अब यहां जो, यहां दोनों में कॉमन, यहां पे दोनों चीजें कॉमन है। अब समझो, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो इस एरिया में रहने वाले लोगों ने एक साल में 20 करोड़ की बीड़ी पी दी। ये आई कहां से? रुको, ये आई कहां से? तमिलनाडु से। कहां से आई? तमिलनाडु से। एक बात बताओ, टोबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम करके क्या होता है? कैंसर होता है, हम सब समझते हैं। बीमारियां होती हैं, बीमारियां होती हैं तो हमें हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, हाँ या ना? और हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहोगे सरकार की। एक स्टेट की हॉस्पिटल फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करनी चाहिए। भाइयों, आप स्टेट गवर्नमेंट की गलती बताओ। आप जो कंजम्पशन कर रहे हो उसके टैक्स का पैसा तो दे रहे हो दूसरे स्टेट को, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, तो हम कहां से तुम्हारा इलाज करवाएंगे? एक बार रिवर्स कर दो। अगर ये सीएसटी का झंझट ऐसा नहीं होता, यहां जितनी बीड़ी पी जाती, यहां जितना तंबाकू खाया जाता, अच्छा खासा 20-25 साल का एक बढ़िया मतलब जवान लड़का अगर शुरू करता है ये सब, तो 41 साल में जाके अच्छा बढ़िया कैंसर तैयार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो मुझे एक बात बताओ, 20 साल में अगर ये टैक्सेस का पैसा उसने अपनी सरकार को दिया होता, तो मैं बता रहा हूं 20 साल में सरकार, सरकारी काम है, 20 साल में सरकार बढ़िया हॉस्पिटल बनवा देती, आया ना? द मोमेंट ये बंदा थोड़ा जवान होता, जवानी से थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जाता, गर्दन ऐसे बाहर निकल आती कैंसर से, तो इसी के हाथ से फीता कटवा देते अस्पताल का। भाई, इसी से इनॉग्रेशन कराते कि नहीं कराते? लेकिन ये हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सीएसटी वॉज ओरिजिन बेस्ड, होना चाहिए था क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड। इससे स्टेट की ग्रोथ रुकी हुई थी। जो स्टेट दूसरे स्टेट से माल मंगाते थे वो बेचारे पीछे हो जाते थे, और मंगाना पड़ता ही था। अपने यहां प्रोडक्शन होती नहीं थी तो बाहर से मंगाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? जैसे बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा हरियाणा से जाता था, तंबाकू बीड़ी तमिलनाडु कर्नाटका से आती थी, हाँ या ना? अरे बोलो। बाकी के जो सामान है वो महाराष्ट्र वगैरह से आते थे। तो ऐसे ना रेवेन्यू बढ़ता था जगह जगह। तो एक स्टेट की तरक्की सीएसटी की वजह से अटकी हुई थी। तो उसमें क्या बड़ी बात है सर? शौर्य के दिमाग में चल रहा है ये पॉइंट। कौन सा बड़ी बात है यार? 2 मिनट लगेगी, सीएसटी को ओरिजिन से हटाओ, हरियाणा से छीनो, पंजाब को दिलवाओ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगनी थी बस। तो इतना बड़ा आडंबर करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने समझ लिया तो इनको भी तो समझ आया होगा, सबको समझ आया, लेकिन कर नहीं पाए कुछ। कारण सरकार की स्थिति यहां पे शोले के ठाकुर जैसी थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे। करना तो बहुत कुछ चाहते थे। हां जी बेटा, क्या? ओरिजिन स्टेट को मिलना ही नहीं चाहिए था ना यार, कमाल कर रहे हो भाई। मैं कह रहा हूं ओरिजिन स्टेट का अधिकार ही नहीं था, आप कह रहे हो ओरिजिन को दिलवाओ। कौन? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ओरिजिन स्टेट का अधिकार ही नहीं है इस पे। भाई
देखो क्या जायज पैसा लो ना आप, नाजायज थोड़ी लोगे। वो नाजायज जा रहा था इसके पास। आप सिर्फ ये थोड़ी बोल सकते हो क्योंकि मैं बनाता हूं इसलिए मैं टैक्स लूंगा। अरे और मैं खाता हूं, मैं ना लूं? समझो ना, मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, मुझे वैट मिल रहा है सिर्फ, जबकि मिलना मुझे पूरा का पूरा चाहिए था कि नहीं पूरा। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो हाउ कैन यू से दैट कि मेरे को सीएसटी वहां पे दिलवा दो और वैट यहां पे दिलवा दो? क्या ड्रामा है? अब क्या होता है, मेरी बात को सुनना। मान लो 2 मिनट लगा के ना, शौर्य की बात को मान लेते हैं। शौर्य कह रहा है सर 2 मिनट लगनी है, हरियाणा को बुलाओ, उसको बोलो भाई देख ये गलत हो रहा है, तेरी सीएसटी खत्म आज से, पंजाब भाई तेरे को सीएसटी मिलेगी। अब सोचना, सेलर कहां का था? हरियाणा का था। देखो अगर ये इतनी आसानी से सॉल्व हो सकता तो यार मतलब 70 साल थोड़ी लगते, बोलो। और कोर 27 साल तो कोर इसी में लगा दिया कि इसको लाए कैसे। तो इतना जल्दी अगर ये हो पाता तो फिर तो कर ही देते ना, चुटकी बजाते कर देते। देखो सेलर ये था। अब सेलर ने हरियाणा के बायर से, सॉरी पंजाब के बायर से कलेक्ट करा टैक्स, किस नाम पे? सीएसटी के नाम पे। और अब सरकार ने रूल बना दिया कि तुझे ये टैक्स जमा कराना है कहां पे? पंजाब में जाके। सेलर कहां का? टैक्स कहां जमा कराना है? चलो मान लो वो पंजाब गया जमा कराने। जब वो पंजाब पहुंचेगा टैक्स जमा कराने, तो ये पंजाब वाला उससे ये नहीं पूछेगा क्या कि पाजी किथो पूरा टैक्स जमा कराने आए हो? अरे है कौन तू, किस बात का? बोला जी मैं हरियाणा का सेलर हूं, पंजाब में टैक्स जमा कराने आया हूं। इज इट सीम्स प्रैक्टिकल? 1 मिनट, अभी इसने पंजाब में सेल करी है। सोचो इस आदमी का कारोबार भारत के 28 राज्यों में होता। पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, केरल में, 28 राज्यों में होता। तो इसकी क्या स्थिति होती आप सब इमेजिन करो एक बार। जैसे ही सरकार ने ये स्कीम इसको बताई, इसने हाथ खड़े कर दिए, बोले जी ऐसा है, ये पकड़ो दुकान की चाबी। मैं करूंगा ही नहीं यार ये काम, बाढ़ में जाए, आप ही संभालो इसको। अरे यार ऐसा होता है क्या कि मेरा कामकाज 15 स्टेट में है, मैं 15 स्टेट में जाऊंगा क्या? 15 स्टेट में अलग अलग जाके रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और अलग अलग जाके उनको क्या दूंगा? पैसे। पागल समझ रहे हो क्या? सोच के देखो कितना इम्प्रैक्टिकल है ये। अरे यार आप ऐसे समझो बच्चों, तुमने एडमिशन तो ले लिया एमसीसी में है, और एमसीसी कहां पे? दिल्ली में। तुम्हारी टैक्स की क्लास तो लग रही है जयपुर, कॉस्टिंग की क्लास सचिन सर लगा रहे हैं नोएडा, सुजीत सर लगा रहे हैं लॉ, कह रहे गोवा आ जाना, वहीं लगाएंगे। हैं? अरे सुनो, एडवांस अकाउंट्स वाले सर बुला रहे हैं तुम्हें। यूपी, यूपी आ जाना भाई, वहां लगेगी क्लास। अरे सुनो तो, जिंदगी होती कि जहन्नुम होता? सोचो एक बार, देखो तो सही क्या हालत होती तुम्हारी है यहां पे। सही कह रहे हो। है कोचिंग लेके जाए तो मजे, तब भी मजे नहीं है। सोचो आपको एक बस उठाया करती, और वो बस उठा के तुम्हें कभी कहीं लेके जा रही है, कभी कहीं लेके जा रही है, कभी कहीं लेके जा रही है, तो क्या हालत होती है यार। एक दिन तो ठीक है, देखो कोई भी चीज ना एक दिन के लिए अच्छी लगती है, लेकिन भाई अगर वही चीज रूटीन में करनी पड़े ना तो दिमाग खराब हो जाता है। वो नहीं हो पाता यार, आप समझो। मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं यार, सीएसटी को ओरिजिन से डेस्टिनेशन बनाना खतरनाक था, इसलिए सेलर ने हथियार डाल दिए।
साहब मैं नहीं करूंगा, ऐसी की तैसी, मैं करूंगा ही नहीं, ये पकड़ो चाबी, मैंने बिजनेस ही नहीं करना। तो सरकार ने कहा भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम कुछ साल के बाद, 2012 में चिदम्बरम ने कहा, हम कुछ साल के बाद जीएसटी ला ही रहे हैं और जीएसटी में इसका निवारण कर देंगे हम। अब प्रभु मेरे को आपसे यह पूछना है कि क्या आपको यह समझ में आ गया कि चल क्या रहा था? हाँ जी, मैटर चल क्या रहा था वो समझ में आ गया। मतलब प्रॉब्लम कहीं से खत्म होती थी तो कहीं दूसरी जगह शुरू हो जाती थी, वहां जाके ठीक करते थे तो फिर कहीं और शुरू हो जाती थी, ये मैटर चल रहा था। और कुल मिला के स्थिति, पुराना इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा हो गया था कि हमें इसको स्क्रैप ही करना पड़ेगा, नया सिस्टम लाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या नया सिस्टम लाना इतना आसान था? नहीं। अरे ओ भाई, अंदर आ, अंदर आ, ना अंदर, कहां जा रहे हो? जा 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 जा, तो जल्दी आइयो। हाँ जी, मुलाकात के दौर शुरू हुए। क्या शुरू हुए? मुलाकात के दौर शुरू हुए। किसके बीच? अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के बीच शुरू हुए। जैसे ही देश आजाद हुआ, मतलब 2014 में सरकार बनी, अरे यार मुद्दे की बात पे ध्यान दो तुम, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने वकील साहब, एडवोकेट अरुण जेटली जी। तो मंच सजाया गया, स्टेट्स को इनवाइट किया गया कि आप आइए, स्टेट्स को बुलाया गया कि आप आइए, फ्रेंडली मीट करते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। अब क्योंकि नई नई सरकार एडवेंचर करती है, ये सबको पता है, स्टेट वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, बिल्कुल सीरियस नहीं थे स्टेट्स। चाय पे बुलाया है, समोसे मिलेंगे खाने को, सब पहुंच गए, तो सब आ गए, नई सरकार थी ना। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि जो आदमी ने बुलाया है ना, वो आदमी साधारण नहीं है, वो खतरनाक आदमी है, डेंजरस। अच्छा, ये जेटली साहब कन्विंसिंग के लिए जाने जाते थे, तगड़ी कन्विंसिंग थी इनकी। स्टेट्स को बुला लिया, सबको बिठा लिया, चाय हो गई, समोसे हो गए। फिर जेटली साहब ने प्रॉब्लम्स बतानी शुरू करी, बोला जी ये इश्यूज हैं। एक हमारे बड़बोले नेता बिहार से, नाम नहीं लेंगे उनका, वो बोले कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बताओ। बोले जी इसी के लिए तो बुलाया आपको, अगर आप साथ दें तो सोल्यूशन बन जाएगा। बोला बताओ। बोला हम सोच रहे हैं कि पुराना सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम लाया जाए, मतलब पुराना सिस्टम जो भी है उसे खत्म कर दो। तो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला विल यू प्लीज इलैबोरेट, क्या कहना चाह रहे हो आप? कहते देखिए, आज के स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज मिलता है, सर्विस टैक्स मिलता है, और स्टेट को सिर्फ मिलता है सेल्स टैक्स। क्या मिलता है? सेल्स टैक्स। ये स्थिति है आज के टाइम में आपकी। एक काम करिए, जेटली साहब ने एक डब्बा बनाया, बोले साहब अपना आप अपना हम अपना एक्साइज छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? हम अपना सर्विस टैक्स छोड़ते हैं, आप अपना सेल्स टैक्स छोड़ दो। बोले चलो मान लो छोड़ दिया, अब कहता अब ये एक
मिक्स बनेगा और सब में बटेगा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, आधा आपका आधा मेरा। कोई झंझट नहीं है कि किसको टैक्स दिया क्या किया, वो सब छोड़ दो, आधा आधा बांट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कलेक्ट हुआ, 50 आप ले जाना, 50 मैं ले जाऊंगा। गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हमारा 50 और आपका 50 बराबर कैसे हो सकता है? लॉजिकल बात थी। हमारा 50, हम 50 में हम सब। सुनो तो, जेटली साहब क्या कर रहे थे? एक तेरा, एक, दो तेरा, ये चल रहा था सिस्टम वहां पे। और पकड़ लिया एक ने, कहता भाई साहब 1 मिनट, आपका 50 और हमारा 50 इक्वल कैसे हुआ? है ना? बस जैसे ये हुआ, और आपको पता है संसद, पार्लियामेंट, डिस्कशन मीटिंग नेताओं का क्या होता है? सब उठ के भाग गए, कहते आपने यहां पे हमें पागल बनाने बुलाया है, नौटंकी चल रही है यहां, क्या बकवास कर रहे हो आप, ये हमें नहीं चाहिए सिस्टम। मीटिंग फेल। हाँ, फिर कुछ दिन के लिए मैटर दब गया, फिर बुलाया गया वापस, ठीक है? फिर से वापस, मैं मतलब बहुत कट शॉर्ट में बता रहा हूं आपको स्टोरी ना। फिर से बात शुरू हुई, आप अपना क्या छोड़ दो? आप अपना सेल्स टैक्स छोड़ दो। क्या छोड़ दो? सेल्स टैक्स छोड़ दो। हम अपना एक्साइज छोड़ रहे हैं, और साथ में हम अपना सर्विस टैक्स भी छोड़ रहे हैं। और मजे की बात, ये जो कुछ भी बनेगा इसे आधा आधा बांट लेंगे। फिर से सवाल आया, आपका आधा हमारा आधा। ओए जेटली बोला, जब सुन, पावर होती है ना यार सेंटर के हाथ में, बोला मेरी बात सुन, तेरे को पहले टैक्स मिलता था सिर्फ किस पे, और अब तुझे किस पे मिलेगा? गुड्स और सर्विस दोनों पे मिलेगा। अंधे ध्यान से देख क्या हो रहा है यहां पे। अरे तू यार एक चीज को देख रहा है, दोनों को देख, दोनों पे फोकस कर। हम तुझे राइट दे रहे हैं किस पे? तेरा रेवेन्यू देख डबल हो जाएगा। हरा चश्मा पहनाया ना, तभी तो समझ आएगा भाई। ग्रीन कलर का चश्मा पहनाओगे तो ही तो हरियाली नजर आएगी। अरे बोलो यार बच्चों। अब ये भाई साहब तुक्का ऐसा सेट बैठ गया, इनको समझ में आ गई बात। फिर भाई साहब पंजाब ने रायता फैला दिया वहां पे, हरियाणा को अपने साथ ले लिया। ऐसे दोनों साथ नहीं होते कभी, उस टाइम पे ले लिया। कहता पंजाब, कहता हरियाणा को बोलना। हरियाणा बोला भाई तू ही बोल ले यार, मैं के बोलूं यार मैं। बोला यार बोल बोल बोल। और मोदी जी बोले क्या कहना चाहते हो बताओ। पंजाब बोला जी हरियाणा ये कह रहा है कि अगर पुराने सिस्टम में हमारे पास 600 करोड़ आता था और नए सिस्टम में 800 करोड़ आएगा तो कोई बात नहीं है, मौज। लेकिन प्रभु अगर यहां 400 करोड़ आया तो हमारी तो 600 करोड़ में बैंड बजी रहती है, 800 में तो और ज्यादा बच जाएगी। हाँ सॉरी 400 में, 400 में तो और ज्यादा आफत आ जाएगी हमारे ऊपर। इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? कहता तुम्हारा मिनिमम कितना है? जेटली जी ने कहा मिनिमम कितना है? 600। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर 600 से कम आया तो डेफिशिएंसी हम बियर करेंगे। बोला साहब लिख के दो, ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने भाई साहब पेपर पे साइन मार गया, तो हम देंगे इसको। सारे स्टेट राजी, सब राजी। एक रात पहले
जैसे 1 जुलाई को जीएसटी आ रहा था ना, तो 30 जून की रात को महबूबा महबूबा मुफ्ती पूरा नाम है उनका, वो रूठ गई। कहती हम नहीं मानेंगे, कश्मीर इस सिस्टम में नहीं आएगा। एक रात पहले अब एक छूटा तो समझो, तो सुरक्षा कवच छूटा, तुरंत से जाएगा मैटर। अब क्या होगा साहब, कोई एक आदमी निकलेगा तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। जैसे ही महबूबा ने कहा हम नहीं हैं, तो और 2-3 आवाजें दबी दबी सी उठी। इन्होंने भाई साहब रातों रात जीएसटी तो रोल आउट कर दिया, और 7 जुलाई तक कश्मीर में भी मामला एप्लीकेबल हो गया था। शुरुआत में नहीं हुआ था, 6-7 दिन लगे थे इंटरनल सेटिंग करने में इनको, लेकिन 7 तारीख तक कश्मीर भी आ गया था। अगर कश्मीर नहीं आता तो फिर सिस्टम बिगड़ जाता। लेकिन इनको एक बात समझ में आ गई थी कि कश्मीर ने आज अगर जीएसटी पे नाटक किया है तो नाटक बाद में भी होगा। तो मोटा भाई की नजर इस पे तो पड़ गई थी कि इसको तो हटाना है चाहे कुछ भी हो। और देखो यार, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर किसी पर्टिकुलर काम का उद्देश्य धर्म है, लेकिन काम जो है वो अधर्मता का है, तो कर देना चाहिए, हाँ या ना। तो इस पद्धति पे उन्होंने भाई साहब ये हटाया, इसको स्क्रैप किया। खैर, आप मुझे बताओ, थोड़ा मैटर तुम्हारे दिमाग में गया, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्या कहानी थी। अच्छा, अब कुछ और करार भी हुए। जैसे स्टेट्स ने कहा कि जी साहब ऐसा है, देखो सुनो, सारी बात हम मान लेंगे आपकी जेटली साहब, लेकिन दारू नहीं देंगे। नहीं, और जैसे ही इन्होंने कहा दारू नहीं देंगे, तो हरियाणा सबसे जोर से चीखा, बोला हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक्चुअल में क्या है ना, शराब का रेवेन्यू किसको जाता है, स्टेट को डायरेक्ट जाता है। स्टेट ने कहा देखो साहब ऐसा है, दारू जीएसटी में नहीं जाएगी, हम दारू नहीं बांटेंगे आप लोगों से, क्योंकि दारू तो हमने पहले भी नहीं बांटी थी आपसे। देखो, वो चीज जो मतलब दो अननोन लोग भी बांट लेते हैं जिसको, यहां नोन बांटने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला किसका था, रेवेन्यू का था। अच्छा सुनो, जैसे ही स्टेट्स ने कहा हम दारू नहीं देंगे, सेंटर ने कहा यार अपन तो पीछे रह गए इनसे। कहते हम सुट्टा नहीं देंगे, दारू तुम रखो, सुट्टा हम रखेंगे। इसलिए सुट्टे पे आज भी पुराने टैक्सेस लगते ही हैं, साथ में नया भी लगता है। सुनो रे, देखो इसकी बदनसीबी देखो, सिगरेट, तंबाकू, इन सब का स्थिति यह है कि इन पे पुराने टैक्स लगते ही हैं, नया भी लगता है। और ये पुराने टैक्सेस का पूरा कलेक्शन एक्साइज का किसको जाता है, सेंटर को। दारू पे आज भी क्या लगती है, एक्साइज लगती है। और मैं आपको बता दूं, संवैधानिक अधिकार तक छीन लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया भाई साहब, आर्टिकल 366 12A में जहां जीएसटी की परिभाषा लिखी है ना, वहां लिख दिया गया जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लेवीड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहां लिख दिया। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात 4 जगह पे लिखी हुई है, 4 जगह पे एक बात लिखी हुई है सेम। स्टेट को भरोसा नहीं हो रहा था ना, स्टेट को लग रहा था यार ये आज तो कह रहे हैं हम मान लेंगे, कल बदल गए तो स्टेट ने हर जगह पे फिक्स करवाया इस बात को कि साहब ये नहीं देंगे हम आपको, इसको नहीं दे सकते, सॉरी। तो आज की डेट में जीएसटी लगभग सभी गुड्स और सभी सर्विसेज पे है एक्सेप्ट एल्कोहलिक। सर कभी किसी रोज लग सकता है क्या, नहीं साहब, लग ही नहीं सकता। संविधान पूरा अमेंड करके
तब लगाया जा सकता है, इतनी हिम्मत नहीं करी जा सकती। और आज तो संविधान भी अमेंड नहीं किया जा सकता, आज तो स्थिति वो है, अपोजिशन स्ट्रांग हो रही है थोड़ी, तो वो भी नहीं हो सकता अब तो कुल मिला के दारू का मैटर स्टेट के पास है, सुट्टे का मैटर सेंटर के पास है। ये प्रोग्राम ऐसे चला। सुनो क्या हो गया, रुको तो अभी 5 मिनट और लगेगी, अभी रुक जाओ, भागने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ थकाया नहीं है। हाँ हाँ, आराम से बात कर रहे हैं हम लोग, बात ही तो कर रहे हैं यार। सुनो अब करंट स्ट्रक्चर क्या है, करंट स्ट्रक्चर क्या है। अब सब कुछ मना मनाई हो गई, तो अब सवाल आया कि मॉडल ऑफ जीएसटी क्या लगाओगे इंडिया में, जीएसटी का मॉडल। कैसा मॉडल रखोगे। तो 1994 में एक खेलकर टास्क फोर्स थी जिसको जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसके लिए बनाया गया था। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा दो और सारे टैक्सेस खत्म कर दो, एक टैक्स लगाओ और फिर सेंटर उसे कलेक्ट करेगी। और फिर जैसा कि आपने पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा था, देयर इज अ सिस्टम, सेंटर का रेवेन्यू डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी डिवाइड करते हैं ना उधर, तो उधर जब हम डिवाइड करेंगे तो वो स्टेट को डिवाइड करेगी सेंटर। स्टेट इस बात से बहुत नाराज थे, उन्होंने कहा यार आप तो हमारा वर्चस्व खत्म करने की बात कर रहे हो, फिर हमारा मतलब क्या रह गया। जब कलेक्शन तुम कर लोगे, सारा पैसा तुम लोग ले लोगे, तो हम तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट हो गए। तो फिर ये बात भी हटा दो कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हाँ या ना। तो फेडरलिज्म कहां रह गया फिर। तो साहब हमने जो जीएसटी हमारे यहां लगाया उसका नाम रखा डुअल कॉन्करेंट। बेटा ध्यान देना, डुअल कॉन्करेंट। क्यों लगाया डुअल कॉन्करेंट, जीएसटी के पीछे लॉजिक क्या है। देखो डुअल कॉन्करेंट के पीछे लॉजिक है, इंडिया जो है ना वो एक फेडरल कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके चलती हैं, यहां साथ में काम करती हैं। अब साहब अगर हम इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाते और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते, तो स्टेट बेचारे सेंटर के मुंह की तरफ देखते हर महीने कि सेंटर कुछ करेगा तो हमें कुछ मिलेगा। तो स्टेट्स ने डिसएग्री किया 1994 से लेके और 2014 तक 20 साल बनते हैं टोटल, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैटर ही समझ में नहीं आया इनको। बस यूपीए जो चाहती थी ना, यूपीए वो ये चाहती थी, भाई दो है ना, एनडीए है और यूपीए ये चाहती थी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी आए। कैसा इंटीग्रेटेड जीएसटी आए, ये स्टेट्स का नाटक खत्म हो। एनडीए आई तो उन्होंने सेंटिमेंट्स के साथ खेला, उन्होंने कहा देखो ये क्या चाहते थे, इंटीग्रेटेड, और हम क्या लाए हैं, डुअल कॉन्करेंट। क्या लाए हैं हम, डुअल कॉन्करेंट का मतलब होता है दो लोगों को बराबर का इक्वल अधिकार देना, बराबर का पावर देना। तभी मैंने आपको बोला कि अगर 100 रुपए कलेक्ट होंगे तो 50 एक लेके जाएगा और 50 एक लेके जाएगा। डन। अब साहब आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे यहां पे कैसा जीएसटी है, डुअल कॉन्करेंट जीएसटी है। कितनी फॉर्म्स हैं और कितने लॉ हैं, जीएसटी की कितनी फॉर्म्स हमारे यहां काम कर रही हैं। नंबर 1, पहला बोलो बोलो बोलो, सीजीएसटी। सीजी स्टैंड फॉर सेंटर, जीएसटी स्टैंड फॉर जीएसटी लॉ, सी मतलब सेंटर, एस स्टैंड फॉर, सो अपन बोलेंगे सेकेंड वन इज एसजीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा वाला आईजीएसटी, सुनना भी ध्यान से, और एक है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट, कंपनसेशन टू स्टेट सेस। अच्छा एसजीएसटी के साथ एक और है, तो या तो एसजीएसटी होगा या तो यूटीजीएसटी होगा। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। हाँ जी,
अब इतनी तरह की जीएसटी है तो इतनी तरह के क्या होंगे, एक्ट होंगे। एज यू नो, इंडिया में कोई भी टैक्स बिना लॉ के नहीं कलेक्ट किया जा सकता। तो फॉर एवरी टैक्स इन दिस कंट्री वी नीड अ लॉ। बोलो ना बच्चों। अब क्या है, डुअल कॉन्करेंट जीएसटी आज के, पहले अपनी कंट्री में कोई डुअल मॉडल पे कोई टैक्स था नहीं। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 246 हुआ करता था, याद है, जो डिवीजन देता था, पावर डिवाइड करता था टैक्स कलेक्ट करने की। नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया 246, जिसमें नई पावर क्रिएट करी गई, क्या कर देगी, डुअल मॉडल से जीएसटी कलेक्ट करने की। आप ऐसे समझो, अगर हमें सीजीएसटी कलेक्ट करना है तो हमें सीजीएसटी एक्ट बनाना पड़ेगा भाइयों। ये हमने 2017 में बनाया, और हमने कितने एक्ट बनाए इसके लिए, 1 एक्ट, एक एक्ट हमने इसके लिए बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, हाँ या ना। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, कितने यूटीजीएसटी बनाए, यूनियन टेरिटरीज जीएसटी कितने बनाए, एक से काम बन जाएगा। 1 यूटीजीएसटी हमें चाहिए था। एसजीएसटी कितने बनाएंगे साहब, जितने स्टेट्स होंगे उतने हमने एसजीएसटी बनाए। अभी के लिए मैं नंबर बता देता हूं, 31 एसजीएसटी आज की डेट में बने पड़े हैं हमारे पास। कितने, सोच के देखो ना, बिहार के पास अपना एसजीएसटी एक्ट नहीं होगा तो कलेक्शन कहां से करेगा, यूपी के पास अपनी एसजीएसटी एक्ट नहीं होगी तो कलेक्शन कहां से करेगी, आया ना। लेकिन सर स्टेट तो 28 है ना, आपने 31 क्यों लिख दिया। बेटा एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताता हूं, कुछ फेरबदल हो रखा है जीएसटी में। वैसे तो स्टेट कितने हैं हमारे पास, 28 ही हैं, लेकिन 3 स्टेट जो है वो डीम्ड स्टेट है। 3 स्टेट क्या है, वो डीम्ड स्टेट है। डीम्ड स्टेट का मतलब होता है उनको पूरी तरह से स्टेट नहीं माना, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, दिल्ली है और पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर। तो ये कुछ एक मैटर है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के, अभी और इस पे बात करूंगा मैं अभी आपसे ना नेक्स्ट लेक्चर में। आईजीएसटी कितना चाहिए, आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या बोला मैंने, इसके चाहिए अपने को एक एक्ट, सिंगल एक्ट से काम हो जाएगा, 1 एक्ट से बात बन जाएगी। और ये किसके पास जाता है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको बताऊं मजे की बात, सरकार आईजीएसटी से कुछ कमाती नहीं है, आईजीएसटी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। याद करो, एक प्रॉब्लम थी सीएसटी की, थी ना, सीएसटी की प्रॉब्लम थी। सीएसटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, हरियाणा से पंजाब अगर कोई माल जाएगा हरियाणा से, तो हरियाणा वाला पंजाब जाने को तैयार नहीं था। तो हमने इसे कहा तेरे को कहीं नहीं जाना, चुपचाप तू ये पैसा किसको दे दे, सेंटर कह रही है देख भाई ये जो तू देगा ना हमें, इसमें से एक हिस्सा हमारा है और एक हिस्सा पंजाब का है, पंजाब का हिस्सा हम खुद पंजाब को दे देंगे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा जो सीएसटी था वो ओरिजिन बेस्ड से डेस्टिनेशन बेस्ड में कन्वर्ट हो गया। हरियाणा ने इस पे बहुत आपत्ति जताई थी, बहुत मुश्किल से संभाला था इसको कि भाई तू यार तो नौटंकी मत कर। कहता जी मेरा अधिकार खत्म कर रहे हो आप, मैं गुड्स को जन्म दे रहा हूं। तो जेटली साहब बोले कुछ नहीं होता साहब उससे, खा कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में जो बात मैंने आपसे बोली है ना कि किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट, ये बात जेटली साहब ने पार्लियामेंट में बोली थी कि ना किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता साहब कि आप बना कितना रहे हो, खाया कितना जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो आप गलत बात पे उलझ रहे हो, ये पार्लियामेंट की स्पीच है, आप गलत बात पे उलझ रहे हो सर। अब गलत बात पे उलझ रहे हो तो आप गलत बात पे उलझे रहो, हम भी बैठे रहेंगे, आप भी बैठे रहो। तो फाइनली फिर इनको कन्विंस किया गया था। तो आईजीएसटी कोई टैक्स की कमाई नहीं करवा रहा है सरकार की, डन। ये देखना ये क्या है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस। सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर एक। अब सुनना, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले वो 400 करोड़ और 600 करोड़ का मैटर हुआ था ना कि जी हमारी एग्जिस्टिंग अर्निंग 600 करोड़ है, मान लो अगले साल हमारी अर्निंग 400 हुई तो 200 करोड़ की डेफिशिएंसी कौन देगा, तो सेंटर ने कहा था ना हम देंगे। अब बोल तो दिया हम देंगे, लाएंगे कहां से, बोल के तो आ गए मैं दूंगा, लाओगे कहां से, तो जुगाड़ना भी तो पड़ेगा। तो उसको जुगाड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को ढूंढा जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं आप उसको 10 रुपए में बेचो
या 20 में बेचो या 50 में बेचने लग जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खरीदेंगे। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। नंबर 1, पहला नंबर आया सुट्टे वालों का। पान मसाला पहले 25 का बिकता था, अचानक से 35 का हो गया, तो पान मसाला खाने वाले ने 25 रुपए दिए, उसने कहा भाई साहब 10 रुपए और दे दो, कोई सवाल नहीं पूछा उसने, पूछता भी नहीं सवाल, मुंह में ऑलरेडी भर रखा होता है उसने, 10 और दे दिए, ले चुप है बिल्कुल, कुछ नहीं बोला। नंबर 2, लग्जरी आइटम्स। आप एक लग्जरी आइटम खरीदने गए हो जो 1.5 लाख का है, उस पे 15,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। यार जिसको 1.5 लाख देने में दिक्कत नहीं है, उसे 15,000 देने में भी दिक्कत नहीं है। सरकार ने ऐसा माना, ये गलत है, ये अजम्पशन गलत है आपकी। देखो लूट करना सही है, बट अजम्पशन लेके करना गलत है, आया ना। अब लग्जरी आइटम्स में गाड़ियां हो गई और कई सारी चीजें हो जाती हैं उसमें लग्जरी आइटम्स में, तो ये पैसा कहां से जुगाड़ा गया? ये पैसा ऐसे जुगाड़ा गया जगह जगह से इकट्ठा करके, और इसको इकट्ठा करके सरकार ने अपने पास रखा। देखो इसका नाम सेस भी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका ना, जब भी हम बात करते हैं ना सेस, तो इसका एक पर्पस होता है। टैक्स जनरल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जो सेस रहता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसका पर्पस ही क्या है? जीएसटी कंपनसेशन टू, बहुत कम स्टेट्स को देनी पड़ी है ये कंपनसेशन, लेकिन हटाया नहीं इसको, क्योंकि एक बार मुंह में खून लग गया ना तो फिर उसको कंटिन्यू रखती है सरकार, छोड़ेगी थोड़ी इसको। लाया किस लिए गया था? कि अगर किसी को लॉस हुआ तो, कोई इक्का दुक्का स्टेट ऐसा था जिसको नुकसान हुआ, लेकिन आज भी ये कलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? भाइयों कितने एक्ट हैं? 1, 31, कितने हो गए? 32, 33, 34, 35 एक्ट्स हैं जीएसटी के। सर हमने तो सुना था 1 टैक्स, यहां तो नहीं लिख रहा हमें कुछ ऐसा। 35 एक्ट है सर, कैसे काम चलेगा? चलेगा। यहां जो लिखा है सेम टू सेम कहां लिखा है? सेम टू सेम कहां लिखा है? और यहां पे क्योंकि इसको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो इसमें कुछ इक्का दुक्का लाइनें, इवन वर्ड्स अलग है, बाकी सेम है, और ये अलग है एक तरीके से। तो कुल मिला के एक्ट हुए कितने? एक ही हुआ मोर और लेस, ठीक है, एक ही हुआ। ये तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं ना बेटा, तो 1 मिनट रुक जाओ बस, तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ ये पढ़ना है, और अगर ये पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा मान लिया जाता है कवर हो गया। तो हम इसको पढ़ेंगे साहब, जा सकते हैं आप? जी सर। पांच साल तक पहले था, फिर और बढ़ा दिया, 7 कर दिया उसको, फिर अभी और 2026 तक एक्सटेंड कर दिया, चलता रहेगा।